हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर I'm Nara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आज का टॉपिक है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपकी बहुत तरीके की मार्केट होती है एंड यहाँ पर फर्स्ट जो है हमारा वो हम देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, सो परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग feature of perfect competition, profit maximization, perfect competition in short run, long run equilibrium of a firm। so ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले मीनिंग से क्या मीनिंग होता है परफेक्ट कंपटीशन का। अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज हाइपोथेटिकल इन नेचर। क्या बोला है कि हाइपोथेटिकल है। परफेक्ट कंपटीशन जो है या परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो हाइपोथेटिकल होती है नेचर में, क्योंकि देखो परफेक्ट वर्ड जो है वो एग्जिस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज परफेक्ट हो। नथिंग कैन बी परफेक्ट एंड नो वन कैन बी परफेक्ट। वो बात अलग है, वो वाली कहावत जो है कि प्रैक्टिस में मेक्स मैन परफेक्ट, बट कोई भी चीज या कोई भी इंसान जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है एंड ना ही बन सकता है। ठीक है, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होती है वो ये बोला है कि एक हाइपोथेटिकल माना गया है, सिर्फ उसको एज्यूम कर लिया कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है बट एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इन दिस मार्केट प्रोड्यूसर्स are large in number, however they may face many competitor firms selling highly similar type of goods in which they often act as price takers। so यहाँ पर क्या बोला है कि इस टाइप की मार्केट में जो होता है प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, जबकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करते हैं क्योंकि उनकी कॉम्पिटिटर फर्म्स भी बहुत सारी होती हैं एंड वो उसी तरीके का प्रोडक्ट, सेम टाइप का प्रोडक्ट वहां पर सेल करती हैं। और इस केस में क्या होता है, वो प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर मीन्स कि भाई मार्केट का जो प्राइस है वो उसको लेते हैं, टेक करते हैं एंड उस पे अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, वो प्राइस मेकर नहीं होते, खुद से प्राइस सेट नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट का क्योंकि ऑलरेडी वहां पर बहुत सारी फर्म्स अवेलेबल हैं एंड उसी टाइप का प्रोडक्ट वो सेल कर रही है। तो जिस प्राइस में वो सेल कर रही है उसी प्राइस में वहां पर सेल करना पड़ता है। थोड़ा बहुत स्लाइट चेंज होता है वहां पर, एग्जैक्टली सेम भी नहीं होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केट आर कॉमनली यूज्ड एज एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारा जो परफेक्ट मार्केट है उसका एग्जाम्पल क्या लिया गया है, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर क्यों लिया गया है, क्योंकि भाई देखो अगर हम इंडिया की ही बात करें, ठीक है, तो इंडिया में क्या है ऑलमोस्ट 70 to 75% जो है वो लोग एग्रीकल्चर से डिपेंड है, जो लोगों का काम है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग एंगेज हैं ऑलमोस्ट 70 to 75%। जो लोगों का लिवलीहुड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को यहाँ पर परफेक्टली मार्केट माना गया है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे यहाँ पर सेलर्स होते हैं। अब देखो 70 to 75% पॉपुलेशन जो काम कर रही है तो उस टाइप का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं वीट और राइस का। ठीक है, हमारे इंडिया की अगर बात करें तो वीट यानी कि गेहूं, राइस, चावल, ठीक है, ये दोनों चीजें जो वो है वो उगाई जाती है। ठीक है, फार्मर्स जो होते हैं उसका काम करते हैं। ठीक है, वीट और राइस का। अब पूरे इंडिया की क्या, वैसे तो हर जगह लोग खाने की चीजों की तो जरूरत होती है। ठीक है, क्रॉप जो भी होती है तो वो सारे ही जितनी भी पॉपुलेशन उन सबको जरूरत है। तो यहाँ पर बायर्स भी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं बट सेलर जो है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अब देखो भाई वीट जो है, वीट अगर आप 10 फार्मर्स का लोगे, ठीक है, 10 फार्मर्स का लोगे उसमें थोड़ा सा चेंज होगा और कुछ तो ऐसा होगा जो आप उसको पहचान भी नहीं पाओगे कि भाई इसमें कोई चेंज है भी या नहीं है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट है वो सेम निकल के आता है, तो प्राइस भी इसलिए उसके सेम ही होते हैं। अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज ऑल्सो नोन एज प्राइस टेकर। प्राइस टेकर के नाम से भी हम कॉम्पिटिटिव फर्म को जानते हैं। क्यों,
because the pressure of competing firm in the market forces other firms to expect the price prevailing in the market। अब यहाँ क्या बोला है कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं उनको प्राइस टेकर बोला जाता है। कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं उन पर जो उनमें जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो जिस प्राइस पर सेल हो रहे हैं तो जो फर्म है उस पर भी ये फोर्स होता है कि भाई आप जो ऑलरेडी जो फर्म्स हैं जिस प्राइस पर बेच रही हैं, जो मार्केट का प्राइस है, आप भी उसी प्राइस पर वहां पर सेल करोगे। इफ अ फर्म इन परफेक्टली competitive market try to raise the price of its product in the market, it would lose all its share in the market। यहाँ बोला है कि अगर कोई परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई ऐसी फर्म होती है जो अपने प्रोडक्ट के प्राइस जो है बढ़ाना चाहती है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को वो ज्यादा प्राइस पर सेल कर रही है वहां पर, तो वो जाहिर सी बात है जब कॉम्पिटिटिव फर्म इतनी सारी है एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी है, तो वहां पर जो कम प्राइस में सेल करेगा जाहिर सी बात है उसका वहां पर सेल ज्यादा होगा। तो यहाँ बोला है कि जो भी फर्म अपने प्राइस इंक्रीज करने की कोशिश करती है, इंक्रीज करती है अपने प्रोडक्ट के, तो वो अपने सारे शेयर्स उस मार्केट में लॉस कर देती है, खो देती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी फर्म है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो उसको प्राइस टेकर बनना पड़ता है, जो मार्केट का प्राइस है उसी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। देन हम देखेंगे इसके फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कंपटीशन जो होता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। जैसे कि अभी यहाँ बताया था कि बहुत ज्यादा इसमें सेलर्स होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें बायर्स होते हैं, क्योंकि जो सेलर है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेम टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वहां पर सेलर भी बहुत ज्यादा होते हैं और बायर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। बायर्स जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया वीट का, ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 70 to 75% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में एंगेज है। तो अगर वो 70 to 75% यानी कि 70 to 75% फार्मर अगर गेहूं उगाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं खाते होंगे, वो भी खाते हैं एंड बाकी की जो पॉपुलेशन है वो भी खाती है। इट मीन्स कि 100% इसके जो है बायर्स हैं, ठीक है, तो 100% इसके बायर, 70 to 75 यहाँ पर सेलर है। तो हम कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एंड देन सेकेंड इज होमोजीनियस और सिमिलर प्रोडक्ट। अब भाई देखो अगर आपको यहाँ पर 10 फार्मर का या 5 फार्मर्स के गेहूं लेके दिए जाए, ठीक है, उसमें से सबका एक एक सैंपल आपको दे दिया, 1 2 3 4 5 का अगर आपको सैंपल दिया, तो कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें आप चेंज वहां पर नहीं देख पाओगे कि भाई इसमें क्या चेंज है, ऑलमोस्ट वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो सेम रहता है और होमोजीनियस रहता है। एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द फर्म। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो भी फर्म है वो फ्रीली एंटर कर सकती है एंड फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है। यानी कि कोई भी फार्मर है अगर उसका फील्ड है या वो उसके पास फील्ड भी नहीं है, वो कहीं पर भी अपनी जो है वहाँ पर खेती करना चाहता है, एग्रीकल्चर करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो गेहूँ उगाता है या चावल उगाता है, कोई भी चीज़ उगाता है, तो वहाँ पर उसकी खुद का जो मन होता है, खुद की जो डिसीजन होता है वो ये कि भाई हाँ हमको ये स्टार्ट करना है, ठीक है, तो वो फ्रीली एंटर हो सकता है, अपना काम स्टार्ट कर सकता है, वहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, इसमें हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा या ये हमसे नहीं हो रहा है, तो वो वहां से एग्जिस्ट भी कर सकता है। तो एग्जिट भी आसान है और एंट्री भी आसान है, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई भी फर्म फ्रीली एंट्री कर सकती है और फ्रीली एग्जिट कर सकती है। एंड नेक्स्ट इज कंप्लीट मार्केट इंफॉर्मेशन। परफेक्ट नाम से समझ आ रहा है कि परफेक्ट है भाई, तो परफेक्ट का मतलब यही तो है कि उसकी पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट कंपटीशन कहलाएगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की भाई अगर आप वीट उगा रहे हो, ठीक है, वीट अगर उगा रहे हो तो वहां पर एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए जो भी फैक्टर चाहिए होते हैं, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएंगी। एंड सबसे मेन फैक्टर क्या है, लैंड, आपको सबसे पहले लैंड चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की यहाँ पर परफेक्ट मोबिलिटी होनी चाहिए, ऐसी जगह पर आप
कोई भी फर्म स्टार्ट कर सकते हो ऐसी जगह पर आप कंपटीशन करोगे ना जहां पर आपके पास सारे फैक्टर्स अवेलेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, परफेक्ट मोबिलिटी होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। एंड देन नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है भाई, कोई भी फर्म है, कोई भी बिजनेस फर्म है, तो उसका मेन मोटिव जो होता है वो यही होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फर्म इनटू बिजनेस। कोई भी फर्म बिजनेस में आती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट। ईच एंड एवरी फर्म ट्राई टू मेक मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट इनटू द बिजनेस। हर फर्म ये कोशिश करती है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हो, ठीक है। अब वो चाहे किसी भी तरीके से हो, कॉस्ट को कम करके हो या रेवेन्यू को बढ़ा करके हो, ठीक है, कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, हर फर्म यही सोचती है। Firm earn profit when total revenue which has earned subtracted from the total cost which he has bear for the production. अब प्रॉफिट अर्न कैसे होता है, कैसे आएगा प्रॉफिट निकल के, तो यहाँ बोला है कि जो टोटल रेवेन्यू होता है किसी भी फर्म का, जो टोटल रेवेन्यू है वो जितना कमाया है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू जितना कमाया उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल कॉस्ट जो लगी है, ठीक है, जितना भी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए पैसा लगा, कॉस्ट लगी, वो कॉस्ट हम उसमें से माइनस कर देंगे, देन जो निकल के आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पर बोला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। जैसे कि अगर आप मान लो कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो लगी वो टोटल कॉस्ट लगी आपकी 1 लाख, ठीक है, 1 लाख कॉस्ट लगी। अब जब आप इसको सेल करोगे तो ये प्राइस रखोगे कि पहले तो हमारी कॉस्ट कवर हो जाए, ठीक है, कॉस्ट जब रिकवर हो जाएगी उसके बाद जो आप अर्न करोगे वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम टोटल रेवेन्यू मान लेते हैं 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। अब इसमें से 1,20,000 में से 1 लाख की तो आपकी कॉस्ट ही रिकवर हुई है एंड जो 20,000 बचा वो आपका रेवेन्यू बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। एंड देन टोटल रेवेन्यू किस तरीके से निकालेंगे, अब टोटल रेवेन्यू जो होता है वो निकल के आता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस इनटू क्वांटिटी मतलब कि अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट की 500 यूनिट बनाई, ठीक है, 500 यूनिट अगर आपने उस प्रोडक्ट की बनाई है एंड एक यूनिट जो थी वो 100 रुपए की थी, ठीक है, एक यूनिट जो थी वो 100 रुपए की थी, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका, यहाँ पर देखो प्राइस जो थे वो हम मान लेते हैं 100 एंड क्वांटिटी जो सेल की वो की 500। तो यहाँ पर प्राइस की और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स कि ये हमारा आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो प्राइस कितना था एंड क्वांटिटी कितनी सेल की है उस हिसाब से यहाँ पर टोटल रेवेन्यू निकल के आया। अब इस एक यूनिट को बनाने के लिए जिसका प्राइस 100 रुपए रहा, ठीक है, उस एक यूनिट को बनाने के लिए कॉस्ट कितनी लगी, तो वो कॉस्ट निकालेंगे। अब वो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर टोटल कॉस्ट है क्वांटिटी इनटू एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो आई उस समय टोटल क्वांटिटी जितनी बनी, टोटल क्वांटिटी 500 बनी, एवरेज कॉस्ट जो थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब मान लो टोटल कॉस्ट हमारी निकल के आई यहाँ 40,000, ठीक है, तो 40,000 अगर टोटल कॉस्ट निकल के आई है एंड 50,000 टोटल रेवेन्यू निकल के आया है तो यहाँ 10,000 का जो हो जाएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। एंड एवरेज रेवेन्यू किस तरीके से निकालेंगे, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। जो टोटल रेवेन्यू था उसकी डिवाइड कर देंगे जितनी भी क्वांटिटी वहां पर प्रोड्यूस हुई है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट निकालेंगे। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है प्रॉफिट का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर फर्म का मेन एम यही होता है प्रॉफिट कमाना। किस तरीके से कमा सकते हैं वो यहाँ पर बोला है कि जब आपका टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा, टोटल कॉस्ट है, तब प्रॉफिट होगा। एंड अगर आप कि किसी भी केस में टोटल कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से ज्यादा हो जाती है तो लॉस होता है वहां पर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंडर शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कब होता है, ठीक है। द शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम विद इन विच द फर्म कैन चेंज देयर लेवल ऑफ आउटपुट ओनली बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स सच एज लेबर, रॉ मटेरियल, while fixed factor, capital equipment, machinery, etc. remains unchanged.
तो यहाँ क्या बोला है कि शॉर्ट रन वो पीरियड है, शॉर्ट रन मतलब कि कम टाइम, ठीक है, जिसमें जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ आउटपुट कि भाई अगर आप कोई भी फॉर्म है वो 100 यूनिट बना रही है तो वो 100 से अगर 150 यूनिट बनाना चाहती है या 100 से अगर 90 यूनिट्स बनाना चाहती है, ठीक है, तो इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। किससे? जो वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं? जो चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे लेबर और रॉ मटेरियल। अब लेबर और रॉ मटेरियल क्या है भाई? अगर आप 90 यूनिट्स बनाओगे तो रॉ मटेरियल 90 यूनिट्स का लगेगा, अगर आप 150 यूनिट बनाओगे तो रॉ मटेरियल 150 का लगेगा। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है कि अगर आप जितना प्रोडक्ट जितना आउटपुट इंक्रीज करते हो तो आपका रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, जितना डिक्रीज करते हो उतना रॉ मटेरियल कम लगेगा, ठीक है। एंड अगर आप प्रोडक्शन 2 दिन करते हो, 2 दिन में 10 यूनिट बन जाती है, ठीक है, एंड तो यहाँ पर लेबर का जो कॉस्ट जाएगा वो आपका 2 दिन का जाएगा। और अगर आपको 50 यूनिट बनानी है तो यहाँ पर अगर 5 लोग लगते हैं तो यहाँ पर 5 लोगों का जाएगा, इस तरीके से लेबर का जाएगा। तो ये जो है आपका वेरिएबल फैक्टर होते हैं। एंड फिक्स फैक्टर वो होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कि कैपिटल इक्विपमेंट, मशीनरी एक बार आपने खरीद ली तो वो तो चल ही रही है, ठीक है। अगर आप बना भी रहे हो, नहीं भी बना रहे हो तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक। तो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर समझ आ गया। शॉर्ट रन इज द कंसेप्चुअल टाइम पीरियड वेयर एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड इन अमाउंट व्हाइल अदर फैक्टर आर वेरिएबल। यहाँ बोला है कि शॉर्ट रन पीरियड जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल टाइम पीरियड होता है जिसमें कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल हो, ठीक है, मशीनरी हो, फिक्स्ड एसेट हो, कुछ भी हो, एक फैक्टर वहां पर फिक्स्ड रहता है, बाकी वेरिएबल रहते हैं। द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑपरेट अंडर द यू शेप कॉस्ट कर्व। अब शॉर्ट रन में जो कॉस्ट कर्व बनता है वो यू शेप का बनता है, वो भी अभी हम देखेंगे किस तरीके से बनता है। द फर्म में फेस एक्सेस प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और इवन लॉस। जो फर्म होती है उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है, कभी कभी नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट रन में यू शेप बनेगा, वो हम देख लेते हैं। अ फर्म शॉर्ट रन इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो इक्विलिब्रियम का ऑलरेडी भी हम पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो, ठीक है, जहां पर बराबर हो। वेयर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट और मार्जिनल कॉस्ट कटिंग एमआर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम ब्लू। यहाँ पर आपको पिक्चर में गिवन है, प्राइस आपको वाई एक्सेस पर गिवन है एंड आउटपुट एक्स एक्सेस पर गिवन है। सो यहाँ पर ये आपका आउटपुट निकल के आ रहा है कि इतनी यूनिट थी एंड ये आपका प्राइस गिवन है कि इतने प्राइस थे। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ बोला है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट का बोला था इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ये आ रहा है एंड एवरेज कॉस्ट का ये आ रहा है, ठीक है, ये आपका बन रहा है। तो ये किस तरीके से निकल के आ रहा है? यू शेप बन रहा है, देखोगे आप यू शेप बन रहा है। तो इट मीन्स कि जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन में, वो यू शेप का कर्व बनता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है। Long run equilibrium of a firm. The long run is a period of time which is sufficiently long to allow firm to make changes in all factor of production. अब लॉन्ग रन पीरियड की बात करें तो लॉन्ग रन जो है वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए, इतना लॉन्ग होना चाहिए कि जिसमें फर्म जो है वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज कर सके। तो चेंज का मतलब यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक कोई भी एक चीज कांस्टेंट नहीं रह सकती, तो यहाँ पर फिक्स फैक्टर नहीं होते। ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल एंड नो फैक्टर आर फिक्स्ड। अगर शॉर्ट टाइम की बात करें तो शॉर्ट टाइम में फिक्स होता है, एक फिक्स होना चाहिए, बट लॉन्ग टाइम में कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं रहता है। क्योंकि अगर हम 20 साल की बात करें, ठीक है, लॉन्ग रन पीरियड का, या 10 साल की बात करें, तो अगर आपने कोई भी मशीनरी खरीदी है तो वो मशीनरी जरूरी नहीं है कि 20 साल तक आपकी चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स्ड नहीं रखते, सारे फैक्टर जो होते हैं वो वेरिएबल रहते हैं। सो इन द लॉन्ग रन फर्म कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर आउटपुट। लॉन्ग रन में फर्म जो है वो इंक्रीज भी कर सकती है आउटपुट और डिक्रीज भी कर सकती है। A firm is in equilibrium under perfect competition when marginal cost is equal to price। यहाँ पर बोला है कि परफेक्ट कंपटीशन में जब कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम में होती है, कब होती है? जब उसकी मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर होती है, ठीक है, MC is equals to P। यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई भी फर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वो इक्विलिब्रियम में है जब उसका मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जहां पर ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट है
वो 10 रुपए का बिक रहा है एंड उसमें जो कॉस्ट लगी है वो भी 10 रुपए की लगी है, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। बट फॉर द फर्म टू बी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बिसाइड मार्जिनल कॉस्ट बीइंग इक्वल टू प्राइस, द प्राइस मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ पर बोला है कि इसके बिसाइड, यहाँ मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस को इक्वल बताया गया, मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल होंगे बट प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एवरेज कॉस्ट प्राइस के बराबर और मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो तीनों चीजें बराबर होंगी, तब हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में जो भी फर्म है वो इक्विलिब्रियम में है। इसका इस तरीके से आपका बन जाएगा यहाँ पर कर्व, ये हो गया आपका प्राइस एंड कॉस्ट एंड ये हो गया आउटपुट एक्स एक्सिस पर, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी ये, ठीक है, एंड ये आ गई आपकी एवरेज कॉस्ट और ये आ गया प्राइस एंड ये हो गई क्वांटिटी, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पर देखो अब ये इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट और प्राइस तीनों चीजें बराबर हो रही हैं, ठीक है। यहाँ क्या बोला कि भाई आपका इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। अब यहाँ बोला कि प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट आपकी ये वाली जा रही है, ठीक है। इस तरीके से देखो, फर्स्ट हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी ये जा रही है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ये हो गई एंड देन मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर होनी चाहिए। अब प्राइस के बराबर ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पर एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, तो एवरेज कॉस्ट का ये कर्व आ रहा है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर तीनों चीजें मिल रही है, इट मीन्स कि ये वाला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा लॉन्ग रन में किस तरीके से इक्विलिब्रियम होगा। सो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में, क्या होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सबसे पहले मीनिंग एंड देन उसके बाद फीचर्स ऑफ परफेक्ट competition, then profit maximization and then short run equilibrium of a firm under perfect competition, किस तरीके से उसका कर्व बनाएंगे, कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से लॉन्ग रन में कोई भी फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी, सो वो यहाँ पर हमने देखा। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।